देखो पार्ट सी वाले क्वेश्चंस देखते हैं आज, ठीक है। तो अभी हमें देखना होगा ना, ये सब क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स का हालांकि बेसिक है, कैलकुलस है ना, ये सब कर पाओगे आप लोग, तो ये सब कुछ खास तो है नहीं। क्योंकि इसमें मिक्स था ना, तो इसमें ढूंढना पड़ेगा नहीं। तो 103 से है सर। ठीक है ना, तो इसमें कंटिन्यूअस है ना, इसमें एक साथ है, फिर तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये सब यूनिट, अच्छा यूनिट 1 2 3 चल रहा होगा, फिर 4 का आएगा, क्योंकि बीच में मिक्स था ना, तो इसमें कहाँ पे 90 पे ही है। तो यहाँ से स्टार्ट है नहीं, देखिए। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज, ये आपका दिसंबर 2024 है ना, सी एस आर नेट वाला। हम लोग देख रहे हैं पार्ट सी अभी, और उसमें भी यूनिट 4 जो सिलेबस है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो ये ट्राई कीजिए। कह रहा है कि सपोज दैट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एन एंड रैंडम वेरिएबल एक्स आर डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आर ट्रू, है ना। तो ये अभी एम एस क्यू, इसमें एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, 2 3 ऑल 4 में भी करेक्ट। सो आपको केयरफुल्ली चूज़ करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। सो तो ये जस्ट थ्योरम बेस्ड अगर आप देखोगे तो, है ना। तो कह रहे हैं एक्सएन, मतलब अगर आपको ये सब के ना जितने थ्योरम पे आपको कमांड होगी, जितने थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद रहेंगे, तो वो इजी रहेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए, कि स्टेटमेंट बेस्ड है। बाकी इसके लिए अगर आप, है ना, कोई बुक देखोगे इस तरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको वो देखना हो, तो एक बुक आती है प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स हैं थ्योरेटिकल, जैसे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, तो थ्योरेटिकल बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो थ्योरम भी और ऐसे इन जनरल भी। सो प्रोबेबिलिटी एंड मेजर जो बुक है, जिसका ऑथर है बिलिंग्सली, है ना। सो दिस गूगल करोगे मिल जाएगा, तो इसको आप अगर पढ़ोगे ना, तो इसमें पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाले इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो स्टेटमेंट्स होंगे वहाँ पे, तो आपको स्टेटमेंट मेनली प्रॉपर्टीज़ हैं जो को याद रखना पड़ेगा। ये बुक आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड मेजर बाय बिलिंग्सली, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा ट्रू है, पहला कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस, तो ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। So xn converges to x almost surely implies xn converges in probability to x. Then दूसरा में है xn converges to x in probability implies xn converges to x almost surely. तीसरा है summation probability this, तो ये आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो, ये थ्योरम था, सो ऐसा होगा xn converges to x almost surely, है ना। एंड तो अगर ऐसी हो रही है ना सीरीज, तो ये जो कौन सा लेमा है जो यूज़ होता है यहाँ पे, याद है कौन सा रिजल्ट होता है, इस तरह के रिजल्ट आते हैं ना, जहाँ पे कि समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर इन्फिनिटी है ना, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन 1 होगा, मैं भूल गया नाम, एनीवे देखो क्या है, तो उससे ये रिजल्ट आ जाता है ना। कैंटिन। हाँ, बोरेल कैंटली लेमा है ना। तो बोरेल कैंटली लेमा ये कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखोगे, तो जो बोरेल कैंटली लेमा है उससे ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है, तो ये देख सकते हैं थ्योरम है डायरेक्टली सी वाला, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस चेक करने के लिए।
आप है ना ये चेक कर लोगे तो भी काम हो जाता है। सो इफ़ एक्स एन कन्वर्जेस टू, अब है ना आप आंसर की आप लोग चेक करना, क्योंकि मुझे आंसर तो याद नहीं है, मतलब आपके पास आंसर की होगा ना। सो इफ़ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बोल रहा है तो देन एंड x इज अ कांस्टेंट विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब x इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, सो एक्स एन कन्वर्ज टू x इन प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग बताइए पहले आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, जो आपकी नॉलेज है, क्योंकि एग्जाम में आपको करना तो पड़ेगा। सो अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो उसके अकॉर्डिंग कोई तो स्टैंड लोगे एग्जाम में, अगर ट्राई अटेम्प्ट करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, आप चैट में बता सकते हो, ठीक है। सो दैट पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ये सब थ्योरम्स हैं, ये जो जितने चारों स्टेटमेंट, मतलब कुछ थ्योरम को ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि ये थ्योरम सही तरीके से लिखा गया है या गलत तरीके से लिखा गया, मतलब यही समझना है। क्योंकि प्रूव करने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम, इतना टाइम आपको इस एग्जाम में होगा नहीं, ठीक है। सो है ना, तो ये आप जैसे है कि ऑलमोस्ट श्योर स्ट्रॉन्गर कंडीशन है तो ये ट्रू है, ये इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। ये थ्योरम है डायरेक्टली, है ना, कि ये आपका ऐसा होगा तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करता है। सो इससे आ जाएगा। एंड एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डी जनरेट है, तो ये कौन सा थ्योरम था जिसमें कांस्टेंट होता है, एक्स एन कन्वर्जेस टू सम कांस्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोल रहा है ना। सो यही है, तो एक्स एन का, अच्छा ये तो ऐसे ही डायरेक्ट रिजल्ट है, तो इन प्रोबेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ होता है ना, क्योंकि इसने कहा ना कांस्टेंट है विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो मतलब ये एक्स डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, तो ये इफ एंड ओनली इफ एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसको डीजेनरेट में, इन जनरल नहीं है, ठीक है ना, ये भी सही है। तो ये जस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट याद है ना, इन्होंने थ्योरम को घुमा दिया बस, तो इसलिए गलत है 2 वाला। देखिए इसको ट्राई करके क्या कह रहा है कि एक्स के वाई के बी द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेक्टर्स विथ कॉमन पीडीएफ, तो जॉइंट पीडीएफ आपको दे रखा है। n 1 2 3 nn with a random variable denoting number of elements in the set, तो ये nn जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, सेट ऑफ k, जहाँ पे k 1 से n तक है, सच दैट yk इज मोर देन इक्वल टू 2। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जो yk मोर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये रैंडम वेरिएबल है ना, जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। मान लो y1 मोर देन इक्वल टू है, y2 मोर देन इक्वल टू, इस तरह से जितने होंगे वो काउंट करने हैं आपको। सो आउट ऑफ n रैंडम वेरिएबल कितने हैं जिसमें y के मोर देन इक्वल टू 2 है ना, y1 y2 y3 इनमें से। सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो या तो इसमें होगा या इसमें नहीं होगा, है ना। तो मोर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। बताइए, तो आपसे पूछा जाए कि ये जो एन एन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या तो वाई एन मोर देन इक्वल टू होगा या लेस देन 2 होगा, तो कुछ मोर देन होंगे कुछ लेस देन होंगे, है ना। तो ये आप इसको समझते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ सक्सेस डिफाइन लाइक दिस, दिस इज द सक्सेस, है ना। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस एन एन इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो क्या लगता है आपको जो एन है और सफिक्स में एन है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ट्राई करके बताइए क्या होगा। ट्राई करके देखो एक बार, सोचो क्या आएगा। बाइनोमियल
विथ व्हाट पैरामीटर? Probability y is greater equal to. तो प्रोबेबिलिटी वाई एन मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, ये निकाल लीजिए पहले। तो जो पी होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के, अभी के लिए फॉर द टाइमिंग वाई वन मान लीजिए, या वाई के मोर देन इक्वल टू 2, ये कितना आएगा यहाँ से निकालिए। सो ये होगा बाइनोमियल एन कॉमा पी वेयर पी इज एक्चुअली दिस क्वांटिटी। ये सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइंट है तो पहले मार्जिनल निकाल के, है ना, क्योंकि एक्स वाई का है, तो पहले वाई का मार्जिनल निकाल लो, फिर वाई का मार्जिनल निकालने के बाद ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी आ जाएगा। फिर देखो इसमें लगा के वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर या सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उससे कुछ होगा। ट्राई करके अपना स्टैंड लो, ट्राई करो अब क्या होगा। सर P 3/e⁻² आ रहा है। हाँ हाँ ये कह रहे हैं पी की वैल्यू है ना, यही लिख रहे हैं ये वाला। ओके तो पी तो आ गया आपके पास। सो अब ये जो एन है दिस इज बाइनोमियल एन कॉमा 3e⁻², ठीक है। सो एन जब लार्ज होगा, है ना, ये कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। तो फॉर लार्ज एन, इसको आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कन्वर्जेंस की बात कर रहा है ना। सो nn/3n कन्वर्जेस टू e² विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 जब ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब, ये कौन से कन्वर्जेंस की बात कर रहा है? WLN। हाँ मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, है ना। जब लिखता है विथ प्रोबेबिलिटी 1, इसका मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि ये जो
nn अपॉन 3n कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू e की पावर -2। दूसरा कह रहा है कि nn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू e की पावर -2। तीसरा आपको वही है कि nn अपॉन n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 3 की पावर -2 एंड देन ये है nn माइनस 3n e की पावर माइनस, ये तो ऐसे ही दिख रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम जैसा कुछ है ना। 3n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल विथ मीन 0 वेरिएंस दिस। सो चेक कीजिए वन बाय वन, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इस तरह से कुछ अप्लाई करके। क्या मिल रहा है आप लोगों को? आंसर तक आप लोग पहुंच ही चुके हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है ना। तो यू कैन ट्राई। और मेनली कन्वर्जेंस में क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो आप बाइनोमियल को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर लो। अगर वैसे दिक्कत है तो यू जस्ट अप्रोक्सीमेटेड इनटू नॉर्मल, है ना, बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। सो उसमें कर लीजिए। एक कॉल आ गया, जब तक आप ट्राई कीजिए।
ओके सॉरी वो लेट हो गया। ये समझ आया कि नहीं आप लोगों को? सिंपल है ना, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर लो ना। आपको पता है ना नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो आप चाहो तो अभी के लिए आप ऐसा ट्रीट करो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि सब कन्वर्जेंस की बात करा, कन्वर्जेंस n टेंस टू इन्फिनिटी पे होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नॉर्मल, बाइनोमियल क्या होता है एन पी, सो 3n e की पावर -2 एन पी क्यू, सो एन पी क्यू, सो 1 माइनस 3 e की पावर -2। अब आप तो इजली नहीं कर लोगे यहाँ से, डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो अब ऑप्शन आपको समझ आ रहा है। ये एन एन रैंडम नॉर्मल है विथ मीन दिस वेरिएंस दिस। अब आप चेक कीजिए, तो अगर आप एन एन अपॉन 3n का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? है ना, n1 n2 n3 है ना, चेक कीजिए। बताइए जी। सो ये इसका एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये 3n कट जाएगा e की पावर -2, और यहाँ से जब वेरिएंस निकालेंगे तो 9n² से डिवाइड हो जाएगा। सो e की पावर -2 1 माइनस 3 e की पावर -2 अपॉन कितना आएगा, इसका वेरिएंस लेंगे ना, सो वेरिएंस ऑफ दिस अपॉन 3n ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप लगाइए इस पे, तो nn/3n कन्वर्जेस टू ई, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कन्वर्ज करती है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू e की पावर -2 है, तो इसके हिसाब से ये तो सही है, तो ये वाला तो पहला सही लग रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इस तरह से आप समझिए। और e की पावर -2 पे तो होगा नहीं, तो ये e की पावर -2, ये तो सेकेंड तो गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड जो है, अगर मैं फिर से nn अपॉन n की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका मीन तो बस n करेंगे तो 3 e की पावर -2 होगा, राइट। तो ये भी सही हो जाएगा, फिर तो थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। एंड फोर्थ वाले में सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लीजिए, तो nn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू 3n e की पावर -2 एंड अपॉन इसका जो वेरिएंस उसका रूट ले लीजिए। सो वेरिएंस का रूट, अच्छा तो आप अगर वैसे शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है ना, मतलब अभी अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर लूँ, चलो ये है रूट अंडर 3n e की पावर -2 1 माइनस 3 e की पावर -2, सो ये दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अब इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, आपको बस यहाँ 3n का रूट रखना है, तो इसको उधर भेज दो, तो स्क्वायर होके उधर आ जाएगा, तो e की पावर -2, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, तो ये अगर क्वांटिटी हटाएंगे कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा वेरिएंस में, मीन में तो इफेक्ट करेगा नहीं। तो ये कहने का मतलब ये भी सही है, देख लीजिए। सो 1 3 4 सही हो गया। कुछ डाउट है तो बताइए, ठीक है। हाँ तो बता ही रखा आप लोगों ने, है ना, ठीक है। तो सिंपल वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना, मतलब यहाँ तो बाइनोमियल था तो हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लिया, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल, एंड देन उसके बाद हमने फिर इसमें लगा दिया इस पर सिंपली अप्रोक्सीमेशन, या ठीक है ना। सो इट विल कन्वर्ज टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उस पर हो जाएगा। सो ये कह रहा है कंसिडर मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस 0 1 2, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखा है, पी एन आपको इन स्टेप, है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब तो ये ठीक है, पहले एक बार नेचर चेक कर लो कैसा है, देन आपको बता रहा है 0 से 0 2 स्टेप में जाना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 से 0 3 स्टेप में जाना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए पी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, और इसके लिए पी क्यूब मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। सो ये चेक कीजिए, इसको आसान है, आप लोग खुद से, मतलब वही कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना ही है, तो अभी आप स्टैंड लो, अभी आप ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग, देखो क्या आंसर आता है, और जो आंसर आ रहा है फिर ऑफिशियल की चेक करो, है ना। अगर वो सही आ रहा तो मतलब आप एग्जाम में भी ठीक ठाक कर दोगे, अगर नहीं हो रहा तो सीखना पड़ेगा आपको कहाँ गलती हो रही है। सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, है ना। यहाँ पे एटलीस्ट मान लो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो मान लो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या आंसर लगाओगे, कुछ तो लगाओगे, और अभी छोड़ रहे हो तो मतलब एग्जाम में भी आप सोच रहे हो छोड़ देंगे, तो ये है आपका।
तो आप ट्राई करके देखो, अपना स्टैंड लो कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शन, ये MSQ है ना, तो आप MSQ में सारे करके, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर भी अभी ट्राई करके देखो क्या आता है आपके हिसाब से। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर लोगे ना, मतलब ये तो आसान है ना आप लोगों के लिए। 1 2 3 बता रहे हैं कि ना, बाकी लोग देख लो इसमें कुछ है। आप यहाँ P मैट्रिक्स दे रखा है, P² मैट्रिक्स निकालो, और आपको पूछ रहा है P0 0 2, तो ये देखो यहाँ पे है ना 0 1 2 0 1 2, तो ये P0 0 2 ये वाला एंट्री आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ये निकालो। फिर ऐसे ही P³ निकाल लो आप, P³ मैट्रिक्स फाइंड कर लो, एंड देन यहाँ P10, तो 0 1 2 0 1 2, सो P10, तो ये P103 यहाँ आएगा। तो ये एंट्री निकालो आप, तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा आप लोगों को, और ये भी नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा, एटलीस्ट ये तो कर लो।
आई थिंक ठीक है ना। 1 2 3 इनका अंकित का आया, बाकी लोगों को रिस्पॉन्स है नहीं, मुझे लगता है सब लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है। नहीं कर पाओगे तो है ना फिर छोड़ देना इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर पूछो कि उसमें कुछ खास है ही नहीं। ये भी तो चेक करना आता ही होगा आप लोगों को, ट्रांजिएंट रिकरेंट है ना। फिर स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, स्टेशनरी में क्या है, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके सॉल्व कर लो। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, सॉल्व करना है जी, ये आगे बढ़े, क्योंकि आंसर तो एक ही लोग बता रहे हो, बाकी लोग तो बस ऐसे देखने आए हो कि क्या चल रहा है। सॉल्व कर रहे हो तो आंसर बताओ, एक सिर्फ एक कोई बच्चा बता रहा है बस। अब मुझे नहीं सॉल्व नो करना है सर। तो भी बताओ, सॉल्व करें ये कर लोगे। हाँ जी उत्कर्ष क्या कह रहे हैं आप? हो गया है सर ये। हो गया ना, ठीक। क्योंकि ये सब आसान है ना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है कि आप मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है कि नहीं आता है, फिर ये रिकरेंट ट्रांजिएंट चेक करना आता है कि नहीं आता है, उस पे है। तो है ना, आप चैट में बताओगे जिससे पता चलेगा ना कि आप अगर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, सो x1 x2 xn be a random sample from population with absolutely continuous CDF. The corresponding order statistics are this, and YRN is n time FXRN, ठीक है। तो मतलब ये YRN डिफाइन कर रहा है n टाइम द CDF ऑफ rth order statistics in n x sample. Suppose that YRN converges in distribution to a random variable YR. So then which of the following statement are true? तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि पहले तो आपको, हमारे पास जो सैम्पल है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है। एंड आपको पता होगा CDF का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। तो मैं अगर बात करूँ जैसे fx1 है ना, fx2 fxn, ये एक रैंडम सैम्पल लेते हैं। तो ये रैंडम, ये क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म 0 1, यही ना, ठीक है यहाँ तक। तो अभी के लिए अगर मैं यस सर। इसका नाम रख दूँ y1 है ना, ये y1 फिर y2 y3, तो कहने का मतलब y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 1 है, क्योंकि एक्साइज रैंडम सैम्पल है और इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ एक नया टर्म डिफाइन किया, तो ये जो fxi, तो अब y, अच्छा यहाँ इन्होंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया है ना, ठीक है ना। तो नाउ CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैट n टाइम, अच्छा इन्होंने बोला फॉर r इज इक्वल टू 2 3 डिफाइन YRN इज दिस। अच्छा r इक्वल 2 3 के लिए सिर्फ बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि, है ना, नोटेशन आपको यहाँ समझना पड़ेगा किस तरह से डिफाइन कर रहा है। तो y2 n का मतलब है n टाइम CDF ऑफ x टू n, ठीक है। एंड y3n इज n टाइम f x3n, मतलब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा उसका CDF है ना। ओके, तो CDF का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म 0 1 है, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए हम ये समझते हैं, तो यहाँ से YRN अपॉन n, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, ये कह सकते हैं, देख लीजिए ये विजिबल है। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया एक्चुअली n से, तो CDF तो यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो ये तो यूनिफॉर्म 0 1 होगा। बात रह गई ऑर्डर स्टैटिस्टिक की, तो हम लोग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसी y1 y2 yn है, तो इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे y1n है ना, 2n एंड सो ऑन, nn होगा इस तरीके से। तो y में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, छोड़ो ऐसे बात करते हैं।
ये यहाँ फंसेगा, ठीक है। तो ये जो सैंपल था ये आपका यूनिफॉर्म 01 है। तो आप थ्योरम जानते होंगे कि यूनिफॉर्म सैंपल है तो उसमें क्या होता है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो वाई आर एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वाई आई यूनिफॉर्म 01 है तो आर एथ मतलब यूनिफॉर्म 01 का सैंपल है तो उसमें आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, सर बीटा। ये आप n इंटू मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो हाँ वो यूनिफॉर्म जीरो के। हाँ वो बाद में करते हैं, पहले तो ये देखते हैं। अच्छा एन है ना यहाँ पे, ओ एक मिनट, सो हमें तो एन भी तो देखना है, सही कह रहे हो आप। सो एन को क्या करेंगे हम, अच्छा एफ आर एन है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एन टाइम, मतलब आर एन आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है तो सी डी एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो क्या हम इसका अगर बात करें एफ आर एन, मतलब आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सी डी एफ ले रहे हैं हम लोग। जैसे हमें ये पता है कि एफ एक्स आई जो होगा वो यूनिफॉर्म 01 होगा, ठीक। अब इसमें जो आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया ना यहाँ पे एक्चुअली। अभी तो हम जैसे ऐसे फिक्स कर रहे थे, अच्छा ये एन टाइम कर रखा तो एन टाइम बाद में करते हैं। पहले आप ये बताइए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये एफ एक्स आई जो है फॉर ऑल आई यूनिफॉर्म 01 है। तो ये आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, सर वाई ऑर्डर 3 डिफाइन किया है ना, y1 y2 yn ऑल ने डिफाइन किया है। हाँ बस वाई टू थ्री डिफाइन किया ना। तो ये मेन तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानना है ना, तो इससे काम हो जाएगा, हमें तो यही जानना है ना। क्योंकि यहाँ ये पूछ रहा है, अच्छा वाई टू क्या है इसका, अच्छा कन्वर्जेंस है, ओ। सो मतलब ये कह रहा है कि वाई टू एन जहाँ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, अब इस पे आते हैं। सो हमें इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि जो वाई टू एन है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई टू, वाई थ्री एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई थ्री, यही है, ओके। तो मेनली आपको पहले तो डिसाइड डिफाइन करना होगा कि y इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, इस पे काम करना है आपको, ठीक है। सो मेनली यही है ना, हमारे पास मेनली R2 और 3 के लिए डिफाइन कर रखा है। सो आपको पहले निकालना होगा y2n y3n का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड देन हमें, अरे ये कॉमा है एक्चुअली, कोई बात नहीं मैं ये लगा दे रहा हूँ। तो सो आपसे पूछा है क्या होगा, y2 गामा है जिसका मीन 2 है, या y3n 3 पे जा रहा है, y3 बीटा है, एंड y2n बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2n माइनस 1 है। तो ट्राई करो अपना, एक बार ट्राई करो फिर देखो क्या आता है, फिर मैं देखता हूँ। पिछला क्वेश्चन अगर किसी का नहीं हुआ हो तो आप बता देना, ठीक है।
मतलब आप लोग ट्राई करके अपना स्टैंड लो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। देन यू कैन राइट इन चैट जो भी आपका आंसर आ रहा है। मिस्टेक्स करोगे सीखोगे, नहीं ट्राई करोगे कुछ नहीं होगा। सो मैंने ये डिसाइड करना कि y2n और y3 y2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हमें ये देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और एक ये देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, मेन हमें ये देखना है। तो जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से क्या, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी का आंसर आया। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है एफ ऑफ एक्स आर कॉमा एन, तो मेनली मैं 2 की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, या अगर ऐसे लिखे आर कॉमा एन, तो ये आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा उसका CDF है। तो मतलब CD जो fx1 fx2, मतलब ये जो हम लिख रखे हैं ना यहाँ पे, यहाँ जो fxi है, इसको मुझे ऑर्डरिंग करनी होगी, राइट। तो इसका अगर ऑर्डरिंग करेंगे हम लोग, तो जो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा इसमें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से क्या बात कर रहे हैं, y ऑफ, सर गामा 2,1 आ रहा है। अच्छा एक मिनट, तो गामा 2 y2 का, ओके। सो 2 यस कॉमा सर, एन, y2 कॉमा, ये सर पूरा NF(x2) अच्छा करने के ये बाद इसकी। ठीक है। तो ये तो यस आ जाएगा बीटा ना, ये बीटा हो जाएगा। जैसे मैं आर के लिए लिख रहा था, तो ये होता है क्या, बीटा में जो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूनिफॉर्म सैंपल में है, आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना, देख लीजिए। तो ये आ जाएगा इसका एन टाइम्स, सर, यही आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अगर रखेंगे तो 2 कॉमा एन, तो हमारा एन ही है, राइट। तो 2 कॉमा एन माइनस 2 प्लस 1, तो एन माइनस 1 ये आ गया। ऐसे ही एफ ऑफ x3n जो होगा, ये भी होगा बीटा 3 कॉमा, यहाँ 3 रखें n माइनस 3 प्लस 1, तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, n टाइम करना है अब। तो आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, एंड देन आपको n टाइम करके निकालना, जैसे ये बता रहे हैं, है ना। आपको पता होगा इसका PDF लिख पाओगे ना, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF को पता होगा। तो अब आपको मान लो इसका कुछ नया नाम दे दो, है ना, यू कैन नेम समथिंग, फॉर एग्जांपल V1 V2 मान लो, अभी के लिए बोल दूं, या V2 V3 कर दो। सो है ना, दिस इज समथिंग लाइक, सो ये हो गया n टाइम V2, है ना, दिस इज n टाइम V3, जहाँ V2 है बीटा 2 n माइनस 1, V3 है बीटा 3 कॉमा n माइनस 2। तो ये अगर आप अप्लाई करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ n टाइम का, जैसे ये बता रहे हैं कि आएगा गामा, क्या क्या आ रहा है जी। सो हमें चाहिए इसका ना y2n, कितना है गामा n कॉमा, क्या बता रहे थे, अच्छा 2,1 2 कॉमा 1। 1, अच्छा। तो ठीक है, 2 कॉमा 1 आ गया। तो इसका एक्सपेक्टेशन आप लगाएंगे, तो अल्फा अपॉन बीटा या अल्फा इंटू बीटा जो भी फॉर्म लेना तब भी 2 ही आएगा, तो पहला तो सही हो जाएगा। तो इसका एक, अच्छा y2 की बात, अच्छा ये तो पैरामीटर से फ्री हो गया। तो आपने लिमिट लगाया पहले या बिना लिमिट का है ये। सर इसके लिए मैंने लिमिट लगा के किया था, और बाकी सर ये इसकी जनरलाइज जो आ रही है वो R,1 आ रही है, मैं उसी को समझ, मैंने मतलब R हाँ। के रिस्पेक्ट में कर तो दिया। मतलब आप ये एक्चुअली बता रहे हैं, मैं समझ गया, जो आप कह रहे हैं एक्चुअली y2 का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं ये है, इसका बता रहे हैं गामा 2 कॉमा 1, इसका बता रहे हैं आप, है ना। जो यहाँ पे मतलब इसी इसका का इसी का CDF निकालेंगे, CDF में लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट से जो आएगी, तो ये आपका आ गया गामा 2 1। तो ये भी बताइए ये कितना आया। सर हाँ यहाँ पे ये यूनिफॉर्म 0 1 कैसे एफ ऑफ एक्स आए, एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 2 है ना। हाँ
अगर x follows uniform 0 1, then x order 2 follows beta 2 comma n minus r हाँ plus 1. हाँ, बट यहाँ पे लॉजिक नहीं समझ आया। कौन सा लॉजिक समझ आया? जैसे ये जो आप जानते हैं x1 x2 xn, अगर ये IID यूनिफॉर्म 0 1 है तो आपसे पूछा जाए rth ऑर्डर और स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, बीटा r comma n minus r plus 1. तो वही तो हम यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे f of x है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है ये जो नोटेशन है ना, ये उसी को ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो जो CDF है f ऑफ xi, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? यूनिफॉर्म 0 1। हाँ, ये यूनिफॉर्म 0 1 होगा। अब मेनली क्या ना, इसको ऑर्डर किया गया एक्चुअली, जो लिखा है उन्होंने, सो इसको ऑर्डर किया गया 1 कॉमा n f ऑफ x 2 कॉमा n, इस तरीके से समझे, इसको ऑर्डर किया गया है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सो ये नोटेशन आई थिंक वही बताना चाह रहा है। सो दिस विल बी बीटा क्या r कॉमा n माइनस r प्लस 1, इस तरीके से हाँ, मतलब वही है, नोटेशन वही ट्रीट किया गया है। तो मतलब वही है कि उसमें जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग CDF, सो दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो ये यूज हुआ है। अब आपको इसका PDF लिखना है, उस PDF से n टाइम करके इसका PDF निकालना है। अब उसका जो PDF आएगा हमें कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, तो उससे CDF निकाल लेते, बेटर है CDF निकाल लो सीधा सीधा। तो इसका CDF लिख लेंगे, फिर इसके हेल्प से इसका CDF निकाल लेंगे। अब इसके CDF में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो V2 का CDF आ जाएगा। तो वो जैसे बता रहे हैं कि CDF आपका आएगा गामा 2 कॉमा 1, क्या है ना, उस तरीके से आप लगा लीजिए। फिर ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना, हमें y3 की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है। सो y3 भी गामा आ रहा होगा, ऐसा कुछ बताइए अगर आ रहा है तो। जैसे आपने उसके लिए यही सर, यही आ रहा है, कितना 3,1 या 2,1? 3,1, और ये जनरलाइज R,1 हो जा रही है ओके, अच्छा, लास्ट ये में। r,1 जैसे हम करें r अगर n होता और ये y r पे जाता तो ये आपका गामा r,1 हो जाता, ठीक है। सो ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया, तो ये आ गया, तो पहला तो सही हो गया। फिर अब इसका जो है y3n का एक्सपेक्टेशन लेना था। सो y3n इसका एक्सपेक्टेशन ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हम लोग, है ना, कि यहाँ से v3 का एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ v3, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो बीटा का क्या आता है, अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, सो 3/n+1 आ जाएगा। अब ये v3 का है, हमें एक्सपेक्टेशन y3n का लेना है, तो हमें इसका एक्सपेक्टेशन लेना है। सो एक्सपेक्टेशन, या इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ एक बार गामा कैसे आया वो बता देना please। अच्छा, सो आप अगर सॉल्यूशन भेज सकते हैं ग्रुप में भेज सकते हैं ना, अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से जो आएगा भेज देते हैं सर। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ n टाइम v3, तो ये आ जाएगा 3n/n+1, ये आ जाएगा n टाइम v3, यही है ना, गामा y3n n टाइम v3। अब इसमें लिमिट अगर आप लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3 पे कन्वर्ज करेगी, तो इसलिए दूसरा भी सही हो गया। और यहाँ चूंकि गामा आया हुआ है तो तीसरा गलत हो गया। गामा y2n बीटा है, y2n बीटा तो नहीं है, क्योंकि y2n n टाइम है ना, v2 बीटा है, n टाइम v2 बीटा नहीं है ना, v2 वॉज बीटा, सो ये बीटा तो नहीं है। तो चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये येलो कलर विजिबल है आप लोगों को ठीक से। सो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत होगा। बाकी रह गया कैसे आया, तो आप इसमें लगाइए, सिंपल अपना लॉजिक लगाइए। क्या आप इसका CDF लिख सकते हैं? आपसे पूछे कि इसका CDF क्या है, v2 का CDF, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा आपको, यही है। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो। या PDF में भी कर पाओगे ना, PDF लगाओ, उसमें लिमिट लगा लेना आप।
पहले इसका पीडीएफ लिखो आप V2 का, फिर V2 का एन टाइम V2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो ना। मान लीजिए मेरे पास अगर मैं इसका कुछ नया नाम रख दूँ, मान लो U2 रख दूँ, है ना, तो U2 इज एन टाइम V2। अगर V2 का पीडीएफ पता है तो U2 का पीडीएफ निकालेंगे, एक्स के टर्म में लिखूँ मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके सर, गॉट इट। है ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा, इसमें आपको जब कन्वर्जेंस की बात करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लीजिए। तो पहले V2 का पीडीएफ पता है तो n टाइम V2 का पीडीएफ निकालना, वो U2 का आ जाएगा। फिर इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लीजिए, तो इससे Y2 का पीडीएफ आ जाएगा, और यही चाहिए यस सर, आपको, आ गए। है ना, तो उससे आ जाएगा। तो थोड़ा मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें बैठ के, ये है। ठीक है ना, तो यहाँ से तो इसका आ गया 1 2 सही है, 3 4 गलत है। देखिए, तो इसमें कह रहा है एक्स बी रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपको याद आएगा, ये क्या है, अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होती है, π/2, तो 1/2। ये सी डी एफ है ना, दिस इज सी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड कॉची, ये सी डी एफ है ना, देख लीजिए। एंड माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो -π/2, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो जेड जो है वो सी डी एफ है स्टैंडर्ड कॉची का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए बताइए। सो अगेन मैं बजाऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करो, आप अपना आंसर चैट में बताओ या ऐसे अनम्यूट करके बता सकते हो। क्योंकि एग्जाम में इस तरह का अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन ढंग से कर लेंगे ना, तो एग्जाम में आपको कुछ भी इतना मुश्किल तो नहीं होगा कि एग्जाम निकलेगा नहीं, ये है। सेकंड ऑप्शन सर थोड़ा सेकंड आ रहा है, अच्छा एक मिनट। सेकंड समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर समझ ही दीजिए। नहीं आया। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट सही है। अच्छा, तो जैसे आपको ये समझ आया कि जो जेड इन्होंने दे रखा है, दिस इज द CDF ऑफ एक्स है एक्चुअली, जो जेड है। अच्छा, वो जो फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो ये आपको ZM निकालना, mth वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड में है एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई इनवर्स जेड इज 0 वेयर फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो आप जानते हैं ना, जो फाई हम लोग जानते हैं, जो फाई जैसे जेड है तो क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन -इनफिनिटी टू जेड 1/√2π e⁻² t² dt। ठीक है, अब इसका इनवर्स फंक्शन यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम ना। सो इनवर्स फंक्शन है जेड का, तो ये तो CDF है, तो ये भी CDF है, लेकिन ये CDF जो है स्टैंडर्ड कॉची का है। जेड जो है ना, जेड खुद एक CDF है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉची का है ना। और ये जो फाई है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF। आप चाहो तो इसको हटा के आप ऐसा लिख सकते हो, CDF ऑफ जेड, ऐसा, है ना। ये फाई जो है, सो फाई इनवर्स है, सो दे आर टेकिंग इनवर्स ऑफ अ CDF। इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है आपको। तो अगर बाई डेफिनेशन अगर आप जाओगे तो वही फंक्शन ऑफ, है ना, ये अगर देखेंगे हम लोग, तो ये है एक्सपेक्टेशन फाई इनवर्स, है ना। सो मतलब अगर वैसे फाई को हटा दूँ, फाई लिखने का मतलब क्या है, ये ऐसा है FZ इनवर्स FX ऑफ X, ऐसा है अभी, लेकिन यहाँ फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना। तो इसमें क्या करना है, बस हमें बस ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रल कीजिए, और इवन फंक्शन अगर डिसाइड कर लिए तो उससे कुछ काम हो जाएगा। ये जो फंक्शन अगर फाई के बारे में बात करें हम, तो ये जो फाई ऑफ आप देखेंगे -z और फाई ऑफ z सेम होगा या नहीं होगा। एक मिनट पहले तो ये देखते हैं कि हमें क्या देखना है, ऑड इवन का ना। तो फाई क्या है, CDF है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, वो ऐसे होता है ना, 1 - φz होता है ना, ये तो 1 - φ ऑफ z है ना, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फाई कैपिटल है, तो इस तरह से है। ठीक है, इंटीग्रल कीजिए इससे, तो इन्वर्स में अगर आएंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, वी कैन कीप इन्वर्स,
अच्छा एक मिनट, जेड थोड़ा मैंने यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ ना, क्योंकि इन्होंने जेड यहाँ कुछ और ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ मैं जेड, ये मेरा जो जेड यहाँ लिखने का इंटेंशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला जेड है, लेकिन यहाँ जेड खुद कुछ और दे रखा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ रहे हो ना, ये जेड मैं खुद लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, और यहाँ खुद भी एक जेड ले रखा है, तो ये है ना, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो गया। तो थोड़ा सा नोटेशन को क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ नोटेशन थोड़ा दिक्कत हो गया है ना। जेड मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल को नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि जेड इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है क्या है। सो रिपीटेशन ऑफ नोटेशन हो गया, मतलब एक ही नोटेशन की दो मीनिंग हो गई ऐसे ना यहाँ पे। तो अभी के लिए ये तो ठीक है, आपको ये समझ आया कि यहाँ जो जेड इन्होंने दिया है दैट इज अ CDF ऑफ x एट x विच विल बी यूनिफॉर्म 0 1 बाई प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थ्योरम। तो ये तो आउट हो जाएगा, ठीक, डिजेनरेट तो नहीं होगा। अच्छा पहला भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे कि यूनिफॉर्म 0 1 में एक्सपेक्टेशन ऑफ z की पावर m, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 z की पावर m 1 dz, तो ये आ गया m+1 बाई m+1, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है। अब रह गया ये कि यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल है, तो x भूल जाता है, यूनिफॉर्म 0 1 पे ही काम करते हैं। सो z हमारे पास यहाँ जो z है वो यूनिफॉर्म 0 1 है, उसका हम लोग इन्वर्स ले रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे निकालो ना, फाई इनवर्स z है, ठीक। तो लॉजिकली डेफिनेशन से क्या होगा, फाई इनवर्स z इंटू 1 dz 0 to 1, ठीक है यहाँ तक। ये फंक्शन ऑफ z हो गया ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली, एंड z यूनिफॉर्म 0 1 है, तो है ना g ऑफ z टाइप का, g ऑफ z, g इज दिस। अब ये इंटीग्रल जरा कैलकुलेट करो, क्या ये 0 आएगा, बस आपको ये देखना है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट फाई फंक्शन, ये जो नॉर्मल का CDF है, CDF की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, CDF इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, सो ये नॉन नेगेटिव है। अच्छा तो नॉन नेगेटिव CDF है, इनवर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, तो ये इंटीग्रल आपको देखना है, क्या ये 0 आएगा, बाकी तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 का देखते हैं, फोर्थ देख लो, फोर्थ ट्रू है फॉल्स है। इफ z1 z2 आर IID रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z, अच्छा z1 z2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है z के, तो z1 प्लस z2/2 का डिस्ट्रीब्यूशन z के इक्वल होगा, चेक करो जरा 2 और 4। सो मैं इसको देखता हूँ सेकंड को ऐसे होगा, फोर्थ वाला एक बार चेक करो आप, सही है कि गलत है ना।
एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल को कैसे लिखूँ, जैसे CDF का इन्वर्स इमेज क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मल का जैसे हम लोग देखें कि जैसे लेट से ये Z वर्सेस फाई Z है, तो क्या बिहेवियर रहता है, का ग्राफ कैसा होगा। सो ग्राफ है ना, स्ट्रिक्टली रफली इस टाइप का कुछ होगा ना, मतलब वैसे बताएंगे तो वैसा है। इधर जैसे 1 है और इधर 0 है, मतलब यहाँ 0 है, ठीक है। सो ये Z जो CDF है, फाई की वैल्यू वो 0 से 1 में है, तो इसका अगर इन्वर्स, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका जो इन्वर्स इमेज है 0 1 है ना, फाई, क्योंकि Z जो मेरा है ये Z यूनिफॉर्म 0 1, एक तो ये Z लिखने में दिक्कत लग रहा है मुझे, है ना, कन्फ्यूजन अक्सर, ये Z यहाँ पे मैं कुछ और बोल देता हूँ, मान लो X, वहाँ भी X भी कुछ और ले रखा है, तो लेट्स से Y, तो यहाँ मैं Y जो बोल रहा हूँ ये Y मेरा नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, और Z हमें क्वेश्चन में यूनिफॉर्म 0 1 दे रखा है, तो मैं अभी Y की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ CDF ऑफ Y एट Y, सो यही फाई ऑफ Y होगा, ठीक है, ये CDF ऑफ Y की बात कर रहा हूँ मैं, तो Y जो कि मैं नॉर्मल 0 1 अभी लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फाई इनवर्स Z की बात करता हूँ, तो फाई इनवर्स Z क्या, फाई का रेंज क्या है एक्चुअली, ये जो फाई है एक CDF है जिसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और इसका कोडोमेन 0 से 1 है ना, CDF जो है, CDF एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन 0 to 1 है। तो जब आप 0 से 1 का इन्वर्स इमेज लोगे तो इससे ये समझ आ रहा है कि ये एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये कोई रैंडम वेरिएबल होगा जिसका सपोर्ट रियल नंबर है, ठीक है, ये कोई रियल नंबर, मतलब ये रैंडम वेरिएबल के साथ नाम रख दे कुछ। अच्छा, इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या, क्वेश्चन ये है, कैन वी फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। अगर मैं आपसे थ्योरम लिखूं कि लेट x is uniform 0 1 and phi be CDF of normal 0 1, then what is distribution of phi inverse x, ये अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्या कोई बता पाएंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ, अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लो y है फाई इनवर्स x, यही हुआ ना, तो x काइंड ऑफ फाई ऑफ y हो गया, ठीक, और x मेरा यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है, फाई तो CDF यूनिफॉर्म 0 1 होगा। क्वेश्चन है y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये ट्राई करके बताओ, अगर ये हो जाएगा तो ऑप्शन बी इजीली हो जाएगा। कैन यू राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। सर सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि जो x है वो हम जानते हैं u0, 1 को फॉलो करता है, तो इसलिए यहाँ पे वो हो गया, लेकिन फाई जो है वो CDF है नॉर्मल का, तो नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, इट्स लाइक आप मत लिखो ना फाई, आप ये समझो कि, है ना, आप इसको ऐसा समझो कि दिस इज CDF ऑफ, अब यहाँ तो मैं Z लिख सकता हूँ, तो यहाँ मेरा Z, यहाँ मैं Z ले रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल 0 1 है, ठीक, ये है, तो आप इसको ऐसा समझो कि ऐसा है ना, जैसे अभी के लिए इसका नाम मैं y रख देता हूँ, है ना, y इज इक्वल टू दिस, तो मुझे इसका दिस इज सम काइंड ऑफ, अब ऐसा समझिए gx है ना, सम फंक्शन ऑफ x,
सो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो अगर आप जो कह रहे हैं अगर ये CDF होता मान लीजिए स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब यूनिफॉर्म 0 1 का, तो उससे तो फिर मे भी ईजिली हो जाता, लेकिन ये है ना, तो इसे फंक्शन ऑफ एक्स एक्चुअली। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर मैं ऐसे बात करूं एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, यही आता ना। अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो ये मोनोटोनिक होगा। सो ये लगाइए। सो एक्स तो हमारा यूनिफॉर्म 0 1 है तो ये 1 हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल पाएंगे, तो यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं। सो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये CDF है नॉर्मल 0 1 का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, PDF ऑफ यहाँ इस पेज पे z मेरा नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, इस पेज पे। सो z आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैं आपसे पूछ रहा था उसका आंसर आ गया। क्या आ गया, या x में लिखना है, x में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि y का PDF वही होगा जो नॉर्मल 0 1 का PDF होगा, तो इसका आंसर है नॉर्मल 0 1। ठीक, तो ये एक थ्योरम है जो कि आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मैंने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, जिनका डाउट था स्पेशली देख लीजिए। तो अब आप क्लियर हो गया, यस सर। है ना। सो ये जो रैंडम वेरिएबल है, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाऊं, तो ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है फाई इनवर्स जेड, है ना, तो इतना करने की अब जरूरत ही नहीं है। अब जो है हमारे पास, हमने क्या कहा, z हमारा है यूनिफॉर्म 0 1 और फाई है CDF ऑफ नॉर्मल 0 1। तो थ्योरम हमने प्रूव किया है कि फाई इनवर्स z जो होगी वो नॉर्मल 0 1 हो जाएगी। अब नॉर्मल 0 1 का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, 0, तो ये भी ट्रू हो गया। अब आपको फोर्थ डिसाइड करना रह गया बस। तो मेनली आप लोगों को दिक्कत ये हो रही थी इस वाले में, ठीक है। सो ये एक थ्योरम है कि z यूनिफॉर्म 0 1 है, फाई स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, तो फाई इनवर्स z नॉर्मल 0 1 होगा। ये एक थ्योरम है जो हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। सो सेकेंड ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, थर्ड गलत है क्योंकि z यूनिफॉर्म 0 1 है। अब ये कहना चाह रहा है कि z का डिस्ट्रीब्यूशन और Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा क्या। तो आपको यहाँ थोड़ा सा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, पहले आप जैकोबियन मेथड से, है ना, यू नो Z1 इज यूनिफॉर्म 0 1, Z2 इज यूनिफॉर्म 0 1, तो Z1 प्लस Z2 आप जानते होंगे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, इसका PDF आप निकाल सकते हैं। फिर आप एक नया रैंडम वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, सो इसका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मान लीजिए T बोल देते हैं, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, या इसको मान लो अभी के लिए V बोल दो, तो ये हो गया V/2। तो पहले Z1 Z2 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, उसके हेल्प से आप जैकोबियन मेथड से, 2 वेरिएबल जैकोबियन है या कन्वोल्यूशन मेथड से, जैसे भी आपको समझ आता है, आप सम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो CDF मेथड से, जैसे भी समझ आ रहा है। तो V का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर V/2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि V/2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। क्वेश्चन ये है कि V/2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी वही आएगा जो Z का डिस्ट्रीब्यूशन था। हमें पता है कि Z वाज यूनिफॉर्म 0 1। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि ये जो V/2 का अगर हम PDF निकालेंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म 0 1 का PDF होगा। व्हाट डू यू थिंक। तो ये क्वेश्चन है आपका, आप लोग बताइए यस और नो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 का अगर हम PDF निकालेंगे तो क्या आपको लगता है कि
हाँ या ना, बताओ भाई जल्दी। तो ये तुम चेक करना, ठीक है, अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, नहीं आएगा तो तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रोसेस पता है ना, पहले इसका PDF निकालो, फिर अपॉन 2 का PDF निकालो, और ये यूनिफॉर्म 01 नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट विल नॉट बी द PDF ऑफ यूनिफॉर्म 01। एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ ऐसा हो तो बताना, ठीक है। तो अभी के लिए ये होगा, तो अभी अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 103 से लेके, अभी हमने क्वेश्चन 103 से क्वेश्चन 107 सॉल्व किया है। ये आपका था दिसंबर 2024 वाला, जो फरवरी में हुआ था, और इसका हम लोगों ने स्टार्ट किया आज पार्ट सी, और उसका भी देख रहे हैं यूनिट 4, ठीक है जी। बाकी आप ट्राई कीजिए और वैसे डिस्कस कर सकते हैं। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी यूनिट 4 के 18 क्वेश्चन आते हैं ना, 18 बताए थे, यही था ना, 18 12 12 18, ये हो गया ना 60, चेक कर लो, ठीक है। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन होंगे, और आपको ये टोटल मिला के इन 60 में से 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि इन 36 में से कितने अटेम्प्ट करोगे आप, है ना, इस तरह से है। यूनिट 1 यूनिट 4 भी अगर आप करते हो तो 36 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सो ये है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ये स्कोरिंग पोर्शन है, और ये जरूरी है सही करना, तभी एग्जाम निकलेगा। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पे।